दोस्तों, साल 2007 में जापान में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद पूरे जापान में मानो सुनामी आ जाती है। कैसे शातिर नौजवान कातिल पूरे 2 साल तक जापान की पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर देता है और सर्जरी करवा कर अपने ही चेहरे को बदलता है। उस कातिल को पकड़ने के लिए 2 देशों की पुलिस तक लग जाती है। इस खूंखार अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस 8 लाख रुपए के इनाम की घोषणा तक कर देती है। कत्ल किसका होता है, कातिल कौन और कैसे अकेले कातिल ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था, हम आपको सटीक तरीके से समझाने का पूरा जिम्मा लेते हैं। सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब आप इस कातिल के पकड़े जाने की पूरी कहानी और कोर्ट द्वारा दी गई सजा और जेल में रहते हुए कातिल द्वारा करोड़ों रुपए कमाए जाने के बारे में सुनेंगे तो एक बार तो आपके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पूरी घटना की कहानी के बारे में जानने से पहले कहानी के 2 अहम किरदारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कहानी की पहली अहम किरदार है लेंडसे होकर नाम की एक लड़की। लेंडसे होकर का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड के एक शहर में होता है। एक दिन लेंडसे अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल के जरिए बताती है कि उसकी मुलाकात तत्सुया इचिहासी नाम के एक लड़के से हुई है। यह इंसान इस कहानी का दूसरा सबसे अहम और खतरनाक किरदार है। इसका जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान के रीजन में हुआ था। इसके पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे। इतिहासी के माता पिता अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर पढ़ाई में इसका मन नहीं होने की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाता है। हालांकि इसके बाद वह जापान की एक यूनिवर्सिटी से 2005 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करता है। उसके बाद यह आवारा सांड की तरह अपने माता पिता से मिले पैसों पर निर्भर रहता है। उसे माता पिता से महीने के तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए के आसपास मिला करते थे। इसीलिए इच्छासी अपना ज्यादा समय इधर उधर घूमने फिरने तथा जिम में लगाता था। दूसरी तरफ इच्छासी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता है, ब्लैक बेल्ट होल्डर भी बन जाता है। अब कहानी शुरू होती है। लेन से होकर एक दिन अपने काम से वापस ट्रेन के जरिए घर आ रही थी। तभी ट्रेन में एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर हैं। इस पर लैंड से कहती है कि तुम्हारा चेहरा याद नहीं है, शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इस पर वह लड़का कहता है कि नहीं, मेरा नाम इचिहासी है, शायद आपको याद नहीं, लेकिन आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं। इस तरह बातें करते हुए दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ इचिहासी लेंडसे से कहता है कि आप मुझे इंग्लिश तो पढ़ा ही रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्पेशल क्लासेस भी दें। लेकिन लेंडसे समय की कीमत का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन वही दूसरी तरफ इचिहासी लेंडसे से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि आप मुझे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 घंटे की क्लास दे दिया करे। मैं आपको फीस के तौर पर 1 घंटे का $35 दे दूंगा। यह ऑफर सुनने के बाद लेंडसे राजी हो जाती है, लेकिन इचिहासी को शर्त के तौर पर कहती है कि यह क्लास तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि कहीं और ली जाएगी। और इस तरह तय होता है कि क्लास शहर के एक कैफे में ली जाएगी। इसी तरह बातचीत के बाद लेंडसे होकर का स्टेशन आ जाता है और वह उतर जाती है तथा पार्किंग से अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ रवाना होती है कि पता चलता है कि उसके पीछे एक लड़का भी आ रहा है जो अभी अभी उस ट्रेन में मिला था। लेंडसे उसका पीछा छुड़ाने के लिए तेजी से चलती है, मगर फिर भी इचिहासी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में जब लेंडसे होकर अपने घर के करीब पहुंचती है तो यह लड़का कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने परेशान किया है, मैं बस सॉरी कहने के लिए आया हूँ। इस पर लेंडसे होकर कहती है ठीक है, मैंने माफ कर दिया। मगर लड़का कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे बस एक गिलास पानी दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह पानी पीने के बहाने इचियासी लेंडसे होकर के घर के अंदर चला आता है। घर के अंदर दाखिल होते ही इचियासी की नजर रूम के अंदर मौजूद लेंडसे के 2 साथियों पर पड़ती है जो उनके साथ ही रह रही थी।
यहाँ लेंडसे 81 का इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट के तौर पर करवाती है तथा उनके लिए पानी लेने चली जाती है। जब तक लेंडसे पानी लेकर आती है 81 वहीं पर बैठा रहता है तथा पास ही में रखे एक कागज पर बस चंद मिनटों में एक ड्राइंग बना देता है और उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर तथा स्काइप आईडी लिखकर लेंडसे होकर को देते हुए वहां से बाहर चला जाता है। अगले दिन लेंडसे वादे के मुताबिक उसे इंग्लिश सिखाने। इसी के बाद शनिवार 24 मार्च 2007 को दिन के लगभग 2 बजे के आसपास लेंडसे होकर और 81 शहर के कैफे में मिलते हैं। यहाँ लेंडसे लगभग 1 घंटे तक 81 को इंग्लिश पढ़ाती है। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो घबरा कर 81 लेंडसे से कहता है कि मैं तो पैसे अपने घर पर भूल गया हूँ, तो अगर तुम बुरा ना मानो मैं वही तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन लेंडसे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और वहां से निकल आते हैं। फ्लैट पर भी पहुंच जाते हैं। यहाँ लेंडसे कहती है कि तुम यहाँ मुझे पैसे ला कर दे दो, लेकिन किसी तरह 81 लेंडसे को अपने घर के अंदर चलने के लिए मना लेता है। घर के अंदर जाने से पहले लेंडसे टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि आप यहीं पर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद दोनों एक साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इधर टैक्सी ड्राइवर घर के बाहर इंतजार करता रहता है। इंतजार करते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे मगर लेंडसे होकर वापस नहीं आती है। लेंडसे होकर की दोस्त उससे कांटेक्ट करने की कई कोशिश करती है मगर नाकाम रह जाती है। इसी के बाद यह दोनों लेंडसे होकर के गायब होने की खबर लोकल पुलिस को भी दे देती है। पुलिस FIR दर्ज करती है। इधर लेंडसे होकर ना तो 25 मार्च को और ना ही 26 मार्च को क्लास लेने के लिए जाती थी। तब इंस्टीट्यूट द्वारा इंग्लैंड में रह रहे लेंडसे के माता पिता को इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी 2 दिन से पढ़ाने नहीं आ रही है, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। इधर 2 दिन बाद लेंडसे होकर की रूममेट की शिकायत पर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल की शुरुआत इस कमरे से करते हैं जहां लेंडसे होकर रह रही थी। यहाँ पहले लेंडसे के दोनों रूममेट से पूछताछ की जाती है। इस पूछताछ में पुलिस को बहुत कुछ हाथ नहीं लगता। हालांकि जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को उसके कमरे से वही ड्राइंग मिलती है जो पिछले दिनों बना कर दिया था। पुलिस ड्राइंग के बारे में पूछता है तो वह पुलिस वालों को बताती है कि लेंडसे होकर का एक स्टूडेंट कुछ दिनों पहले ही उससे मिलने आया था। उसी ने यह ड्राइंग उसे दी थी क्योंकि उसे ड्राइंग पर 81 ने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी भी लिख दिए थी। इसीलिए तुरंत पुलिस तलाश में लग जाती है। एक CCTV फुटेज में पुलिस के हाथ लगती है कि जिसमें 81 और लेंडसे आखिरी बार साथ दिख रहे थे। अब कई दिनों से लेंडसे का कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस 27 मार्च 2007 को 81 के एड्रेस पर पहुंच जाती है। यहाँ पूछताछ के लिए केवल 2 अधिकारियों को भेजा गया था। जापान के कानून के मुताबिक अगर पुलिस के पास कोर्ट का कागज और उचित कारण नहीं है तो वह बेवजह किसी के दरवाजे पर ज़्यादा दबाव नहीं बना सकती। इसीलिए जब दोनों अधिकारी आते हैं तो 81 का दरवाज़ा उन्हें बंद मिलता है। घर की सभी लाइट्स भी ऑफ थी। पुलिस वाले दरवाजे पर नॉक करते हैं बल्कि आसपास के पड़ोसियों से 81 के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। इसी दौरान एक पड़ोसी बताता है कि कल इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई झगड़ा हो रहा हो। इसके बाद पुलिस वाले बाहर से ही घर का ध्यान रखना शुरू करते हैं। जब पुलिस वाले उसके दरवाजे के करीब आते हैं तो उन्हें भी घर के अंदर से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर की माहौल को देखकर पुलिस वाले को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वह दोनों अधिकारी तुरंत आला अधिकारियों को फोन करते हुए और पुलिस फोर्स भेजने के लिए कहते हैं। इसी के बाद लगभग शाम के 7 बजे तक पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। अब ये 9 पुलिस अधिकारी अलग अलग फ्लोर पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इंतजार करते हैं। तो उस इंतजार करते करते वहां 2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन 81 बाहर नहीं निकलता है। पुलिस वाले फिर भी वही खड़े रहते हैं। फिर पुलिस वालों की नज़र से बचकर 81 घर का दरवाज़ा काफ़ी तेज़ी से खोलता है और छोटा सा बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके दरवाजे के पास मौजूद पुलिस वाले उसे रोकने का पूरा प्रयास करते हैं
मगर इच्छासी सभी को चकमा देते हुए वहां से भागने में सफल रहता है। कुछ अधिकारी निचली फ्लोर पर भी तैनात किए गए थे, मगर ऊपर मौजूद पुलिस वाले नीचे के पुलिस अधिकारियों को इच्छासी के भागने की जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि उस समय पुलिस अधिकारियों के पास वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन जैसा कोई सिस्टम नहीं था। इसी तरह सभी को चकमा देते हुए इच्छासी भाग जाने में सफल रहता है। अब इच्छासी के घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है। हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। सामान इधर उधर से बिखरा हुआ पड़ा था, जबकि बाथरूम से बाथ टब गायब था। ऐसा लग रहा था कि उसे आज कल में ही तोड़ा गया है और वहां से निकाला गया है। जब पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हुए बालकनी तक पहुंचते हैं तो उन्हें बालकनी में बाथ टब दिखाई देता है। वह बाथ टब बालू मिट्टी से भरा हुआ होता है। बाथ टब की तलाशी लेते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाथ टब में लेंसे होकर की लाश दिखाई देती है। लेंसे होकर के शरीर पर बहुत ही गहरे जख्मों के निशान थे। उनके सर के बालों को पूरी तरह से सेव कर दिया गया था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। जिस बाथ टब में लेंसे होकर की लाश रखी गई थी उसमें बालू और धूल मिट्टी के अलावा कई तरह के डीकम्पोजिंग एलिमेंट्स भी मिलाए गए थे, जिससे कि शरीर को जल्द से जल्द नष्ट किया जा सके। अब तक पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि इतिहासी ने लेंसे होकर की हत्या कर दी है तथा वहां से भाग निकलने में कामयाब भी हो गया है। अब पुलिस बड़े पैमाने पर तात्सुया इतिहासी की तलाश शुरू करती है। शहर में इस कातिल के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहती है, मगर कहीं भी कोई कामयाबी नहीं मिलती। 29 मार्च 2007 को पुलिस वालों को इतिहासी अपार्टमेंट के पीछे एक बड़ी सी शॉपिंग ट्रॉली मिलती है। जांच में खुलासा होता है कि इस ट्रॉली का उपयोग लेंसे होकर के शव को नष्ट करने के लिए लिया गया। मिट्टी के थैले नष्ट करने के लिए लाए गए सामान जैसे मिट्टी के थैले और बालू को लाने में किया गया था। पुलिस अब जांच कर ही रही थी, तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि इतिहासी को पास ही के होटल में देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर 20 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है। यह सभी ईस्ट टोक्यो के मौजूद लव होटल पर छापेमारी करते हैं, मगर पुलिस की यह मेहनत बेकार चली जाती है, क्योंकि वहां से तात्सुया इतिहासी पहले ही फरार हो चुका था। अब पुलिस वाले पहले से कई बड़े पोस्टर छपवा कर शहर में लगवाना शुरू करते हैं। साथ ही इतिहासी की कोई भी खबर देने वाले को लगभग 60 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी करते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी इतिहासी का कोई अता पता नहीं चलता है। इसका नतीजा होता है कि 2008 की शुरुआत में ही इसकी जांच लगभग रुक ही जाती है। इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज भी मिल रहा था और लोगों की हमदर्दी लेंसे के साथ थी, इसलिए जांच के सुस्त होने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। अब लेंसे के माता पिता भी इंग्लैंड से जापान आ जाते हैं तथा अधिकारियों पर जांच का दबाव बनाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड हाई कमिश्नर की आला अधिकारी भी जापान सरकार से जल्द लेंसे होकर के कातिलों को पकड़ने के लिए कहती है। जापान पुलिस के प्रति भी लोगों का गुस्सा काफी बढ़ने लगता है तथा कई जगह पर जस्टिस फॉर लेंसे होकर जैसे कैंपेन शुरू हो जाते हैं। इस मामले में जापानी पुलिस की मदद के लिए इंग्लैंड से भी पुलिस जापान आ जाती है। चारों तरफ से बढ़ते प्रेशर की वजह से एक बार फिर से जापान पुलिस 2008 के अक्टूबर महीने में पूरी ताकत से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 140 पुलिस अधिकारी लगाए जाते हैं। इन सब के बीच अब पुलिस की मेहनत भी थोड़ी रंग लानी शुरू होती है तथा पुलिस को अलग अलग जगह पर इतिहासी को देखे जाने की खबर मिलने लगती है, मगर हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले
इचिहासी वहां से लापता हो जाता था। इसी के बीच 2008 के अक्टूबर महीने के अंत में पुलिस एक और बयान देती है कि पुलिस की ओर से बनाए गए दबाव की वजह से इचिहासी ने आत्महत्या कर ली है, परंतु पिता और मीडिया के दबाव के चलते और उसका शक और इतिहासी का शव बरामद नहीं होने के चलते पुलिस कोई सबूत नहीं दे पाती। इसलिए लेंसे होकर के माता पिता समेत जापानी मीडिया पुलिस के दावे को खारिज करते हुए केस को कमजोर करने का आरोप लगाने लगती है। हर तरफ पुलिस की आलोचना होने लगती है। इस दबाव में पुलिस फिर से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे की ओर से एक खबर में दावा किया जाता है कि तत्सुया इचिहासी भागकर फिलीपींस चला गया है। हालांकि इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। अब समय आ चुका था मार्च 2009, मतलब इस हत्या को पूरे 2 साल हो गए थे, मगर उसके कातिल का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। लेंसे होकर की 2 साल होने के मौके पर जापान में इसकी याद में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। यहाँ से लेंसे होकर के इंसाफ की बात की जाने लगी। अब एक बार फिर से जब पुलिस पर दबाव पड़ता है तो वह नए सिरे से जांच की शुरुआत करते हुए जापान के कई बड़े शहरों में इतिहासी के लाइफ साइन इतिहासी के पोस्टर लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, 26 जून 2009 को जापानी नेशनल पॉलिसी एजेंसी की ओर से इतिहासी की खबर देने वाले के लिए इनाम की राशि भी बढ़ा दी जाती है। यह पुलिस की तकरीबन थोड़ी कम कर दी जाती है। एक दिन जापान के शहर का एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस वालों को बताता है कि शायद मैंने इस लड़की की प्लास्टिक सर्जरी की है। डॉक्टर बताता है कि कुछ महीने पहले नागोया क्लिनिक पर यह लड़का आया था जिसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी नाक थोड़ी ऊपर उठाई थी। इसके अलावा उसने अपने गाल पर मौजूद 2 तिल को हटाने के साथ साथ अपनी ILTF फोल्ड करवाई थी। अपनी लिप्स की मोटाई भी बढ़ाई थी। यह डॉक्टर पुलिस वालों को सर्जरी से पहले तथा सर्जरी के बाद ली गई तस्वीरें भी दिखाता है। इन तस्वीरों को देखकर माजरा सब समझ आ जाता है। कैसे पुलिस की पकड़ से बचने के लिए इचिहासी ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बिगाड़ लिया। अब पुलिस द्वारा पूरे शहर में इचिहासी का प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाला फोटो लगवाया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद शहर में इचिहासी के बड़े बड़े बैनर देखकर एक मजबूर पुलिस वालों को खबर देता है कि इसी से मिलता जुलता एक लड़का उसके साइट पर भी काम करता है। इन सब सूचनाओं के आधार पर पुलिस वाले बड़ी ही सावधानी से तत्सुया इचिहासी की स्थिति का पता लगाने लगती है और फाइनली 10 नवंबर 2009 को ओसाका के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड मारती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उस समय इचिहासी के समुद्र के रास्ते दूसरी जगह भागने की तैयारी कर रहा था। अब वह भाग पाता तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है कि उसका सारा माजरा टूट जाता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। इसीलिए वह दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे 23 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। यहाँ उसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाती है, मगर वह अपना गुनाह कबूल नहीं करता। लेंसे होकर की हत्या से लगातार इनकार करता रहता है, मगर जब पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तब वह अपना गुनाह कबूल करता है और लेंसे होकर की हत्या से लगातार इनकार करता रहता है। मगर जब पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती से उससे पूछताछ करती है तब वह बताता है कि जब पहली बार उसने ट्रेन में लेंसे होकर को देखा था तभी उसने तय कर लिया था कि इसके साथ वह गलत करेगा। इसी के बाद उसने लेंसे होकर से ट्रेन में झूठ बोला और फिर बहाने से उसे खुद को इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार कर लिया और फिर पैसे देने के बहाने उसे अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद उन दोनों में झड़प होती है, क्योंकि लेंसे होकर भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग सीख चुकी थी और साथ ही में इचिहासी भी ब्लैक बेल्ट था। इसीलिए वे दोनों बड़े पैमाने पर लड़ाई करते हैं। परंतु एक हमला इचिहासी सीधा लेंसे होकर की गर्दन पर करता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और फिर उसके साथ वह बलात्कार करता है। इसी दौरान गला दबाकर उसकी हत्या भी कर देता है। हत्या करने के बाद वह शव को बाथरूम में छुपा देता है। इसके बाद वह बाहर जाकर मिट्टी और बालू के साथ साथ डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स खरीद कर लाता है,
सभी सामान लाने के बाद वह पहले तो लेन से होकर के सभी सामान को नष्ट करता है। फिर उसके सर के बाल छीलकर शव को उठाकर बाथिंग टब में रख देता है। उठाकर बाथिंग टब में रखता है, तब बालू के साथ साथ उसमें डीकम्पोजिंग एलिमेंट मिला देता है। इसके बाद वह बाथ टब को खींचकर बालकनी इतना गंदा मुंह क्यों बना रहे हो? हाँ? अरे ओ ले ले ओ ओ ओ ओ कहो बेटा ओ